ये कहानी शुरू होती है साल 1578 से। मैसूर किंग राजवाडियार और श्रीरंगपट्टनम के राजा तिरुमल राय दोनों ही साउथ कर्नाटक पर कब्जा करने की जद्दोजहद में थे, लेकिन मैसूर की ताकत के आगे तिरुमल राय का जीत पाना आसान नहीं था। ऐसे में तिरुमल राय ने एक प्लान बनाया। उन्होंने मैसूर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और राजा वाडियार को श्रीरंगपट्टनम आने का न्योता दिया। प्लान ये था कि राजा के वेलकम के लिए वो एक शानदार परेड ऑर्गेनाइज करवाएंगे और इसी की आड़ में राजा वाडियार पर अटैक करके उनका मर्डर कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा हो पाता, उससे पहले ही राजा वाडियार को इसका पता चल गया और उन्होंने गुस्से में श्रीरंगपट्टनम पर हमला कर दिया। दोनों में भयानक जंग हुई और तिरुमल राय हार गए। इतिहास बताता है कि उन दिनों साउथ इंडियन किंग्स के कुछ एथिक्स हुआ करते थे, जिसके मुताबिक जंग जीतने वाला राजा अपने दुश्मन के साथ जो चाहे वो सुलूक करे, लेकिन उसके परिवार की लेडीज को वो छू भी नहीं सकते थे। इसलिए राजा वाडियार ने तिरुमल राय की बेहद खूबसूरत रानी अलमेलम्मा को छोड़ दिया, जिसके बाद वो तलकाडू चली गईं और कावेरी के किनारे अपना घर बना लिया। कहते हैं कि अलमेलम्मा अपने बेशकीमती जेवर भी साथ लेकर गई थी, क्योंकि इस ज्वेलरी से हर ट्यूसडे और फ्राइडे देवी श्रीरंगनायकी का श्रृंगार होता था। श्रीरंगनायकी श्रीरंगपट्टनम रॉयल फैमिली की कुल देवी थी, जिन्हें तिरुमल राय और अलमेलम्मा बहुत मानते थे। वैसे तो हर बार श्रृंगार के बाद ये सारी ज्वेलरी अलमेलम्मा को वापस दे दी जाती थी, लेकिन इस बार पंडित उन्हें फोर्स करने लगे कि वो अपने गहने टेंपल अथॉरिटी को दे दे, क्योंकि उन दिनों ये रिवाज था कि पति के जाने के बाद पत्नी को अपने सारे गहने मंदिर में दान करने होते थे। लेकिन ये गहने श्रीरंगपट्टनम रॉयल फैमिली के गौरव की आखिरी निशानी थे, इसलिए ये अलमेलम्मा के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने इसे मंदिर में देने से मना कर दिया। तब पंडितों ने इसकी शिकायत राजा वाडियार से की और उन्हें समझाया कि अब जब श्रीरंगपट्टनम पर मैसूर का राज हो ही गया है, तो ज्वेलरी भी मैसूर रॉयल फैमिली की होनी चाहिए। कहते हैं कि पंडितों की बातों में आकर राजा ने कुछ सैनिकों को तलकाडू भेजा। हालांकि अलमेलम्मा इस बात से पूरी तरह बेखबर थीं। सैनिकों को आते देख उन्हें लगा कि कहीं वो बंदी बनाकर उन्हें राजा के हरम में ना ले जाए, इसीलिए वो घने जंगलों की तरफ दौड़ पड़ी। फिर भी सैनिकों ने उनका पीछा किया और जब उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, तब अपने बचाव के लिए अलमेलम्मा ने कावेरी नदी में कूदकर जान दे दी। कहते हैं कि जाने से पहले उन्होंने राजा वाडियार को श्राप दिया कि तलकाडू पूरी तरह से रेगिस्तान बन जाए, कावेरी नदी में भंवर बने और मैसूर रॉयल फैमिली में कभी भी संतान पैदा ना हो। इतना कहकर अलमेलम्मा ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद सैनिकों ने यह खबर राजा तक पहुंचाई। खबर सुन राजा वाडियार के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही उनके इकलौते बेटे ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद राजा और भी घबरा गए। प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अलमेलम्मा की सोने की मूर्ति बनवाकर महल में रखवाई, लेकिन अलमेलम्मा का गुस्सा फिर भी कम नहीं हुआ। शायद यही कारण था कि तलकाडू, जहां एक वक्त पर कावेरी नदी बहती थी, वो आज वीरान रेगिस्तान बन गया। इस गांव के पूरे 30 मंदिर मिट्टी में धंस गए। कावेरी नदी में भंवर बनने लगे और 400 सालों तक मैसूर रॉयल फैमिली में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। हालांकि सवाल ये आता है कि क्या ये सच में श्राप का असर था या वजह कुछ और थी। इतिहास बताता है कि एक वक्त पर मैसूर बेहद शक्तिशाली विजयनगर एम्पायर के अंडर का एक ठिकाना हुआ करता था। फिर कैसे ये भारत की 5 सबसे इंपॉर्टेंट रियासतों में से एक बन गया? कैसे बने वाडियार मैसूर के राजा? कैसे हुआ यहाँ टीपू सुल्तान का राज? क्या कहानी है मैसूर के दशहरे मेले की और कैसे बना मैसूर भारत का हिस्सा? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है इतिहास की गहराइयों में, जिसे जानने के लिए हमें चलना होगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1800 किलोमीटर दूर कर्नाटक स्टेट के वेस्टर्न कोस्ट पर बहती है तुंगभद्रा नदी। तुंगा और भद्रा रिवर के संगम से बनने के कारण इसे तुंगभद्रा नाम मिला, लेकिन एक वक्त वो भी था जब इसे हम्पे कहा जाता था। इसी के किनारे बसा था एक खूबसूरत शहर हम्पी, जो सदियों पहले एक बेहद ताकतवर साम्राज्य विजयनगर की राजधानी हुआ करता था। विजयनगर की कहानी शुरू होती है 14th सेंचुरी से, जब दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने मिलकर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उनके पिता का नाम संगम था और उन्हीं के नाम पर यहाँ संगम डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इतिहास में राजा हरिहर को ओशन किंग
और बुक्का को थ्री ओशन किंग यानी कि 3 समंदर का राजा कहा जाता था। वहीं बात विजयनगर की करें तो यहाँ की आर्मी मजबूत थी, इकोनॉमिक ग्रोथ पर थी और हम्पे रिवर के जरिए मसालों, कपड़ों और महंगे ज्वेल्स का एक्सपोर्ट हुआ करता था। हम्पे कन्नड़ लैंग्वेज का वर्ड है जिसे हिंदी में कहते हैं पंपा। इंडियन माइथोलॉजी की माने तो पंपा भगवान ब्रह्म की बेटी का नाम था और उन्हीं के नाम पर हम्पी शहर बसा, जिसे सदियों पहले विरूपाक्षपुरा भी कहते थे। इतिहास बताता है कि उस दौर में हम्पी रोम से भी खूबसूरत हुआ करता था। यहाँ हीरो का बाजार लगता था, गड्ढों में पिघला सोना भरा रहता था। पूरे विजयनगर की रूलिंग के लिए 3 लेयर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जिसमें सबसे ऊपर थे राजा, फिर थे वॉइसरॉय जो ठिकानों को रूल करते थे और उनके नीचे थे जमींदार जो गांवों पर राज करते थे। वॉइसरॉय और जमींदार राजा को रिपोर्ट करते थे और इन्हीं में मैसूर ठिकाने के वॉइसरॉय थे वाडियार। कन्नड़ लैंग्वेज में इन्हें उडियार भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है लैंडलॉर्ड। 1399 में यदुराय वाडियार मैसूर के वॉइसरॉय बने और 250 सालों तक मैसूर ठिकाना ही रहा, क्योंकि तब तक किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो विजयनगर किंगडम की तरफ आंख उठाकर भी देखे। विजयनगर इतना शक्तिशाली था कि खुद बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में यहाँ के राजा कृष्णदेव राय को दक्षिण भारत का सबसे पावरफुल किंग बताया था। इटली, ईरान, पुर्तगाल से आए ट्रैवलर्स ने भी विजयनगर की खूब तारीफें की। वक्त के साथ साथ विजयनगर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और इसी वजह से ये दुश्मनों की नजरों में आ गया। इतिहास बताता है कि जिस डेक्कन प्लेटो पर विजयनगर था उसी पर बीजापुर, गोलकुंडा और बहमनीज एम्पायर भी हुआ करते थे। ये विजयनगर के पड़ोसी थे जिनकी नजरें थी बेंगलोर पर। हिस्टोरियंस मानते हैं कि स्ट्रेटेजिकली बेंगलोर उस दौर में भी काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नॉर्थ डेक्कन से केरल के कोस्ट तक जाने वाले ट्रेडर्स यहीं रुकते थे। इस वजह से यहाँ व्यापार अच्छा चलता था और पैसा भी खूब मिलता था। ऊपर से कावेरी के कोस्ट पर होने के कारण विजयनगर की जमीन भी उपजाऊ थी। यही कारण था कि हर कोई विजयनगर पर राज करना चाहता था। हालांकि जब तक राजा कृष्णदेव राय रहे तब तक दुश्मन विजयनगर से डरते रहे, लेकिन उनके बाद ये साम्राज्य तेजी से कमजोर होता चला गया और दुश्मनों को हमला करने का मौका मिल गया। कहते हैं कि उस वक्त डेक्कन की कई सारी सल्तनत जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के सुल्तानों ने मिलकर विजयनगर के खिलाफ एक अलायंस बनाया और यहाँ के राजा से कुछ फोर्ट्स की डिमांड की। उन दिनों विजयनगर के राजा थे सदाशिव राय, लेकिन सारे फैसले उनके दीवान लिया करते थे। दीवान ने किले देने से इनकार कर दिया। तब 23 जनवरी 1565 को डेक्कन अलायंस ने विजयनगर पर हमला कर दिया। राक्षस तांगड़ी गांव के करीब इन दोनों सेनाओं में भयानक जंग हुई, जिसे इतिहास में बैटल ऑफ तालिकोटा के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में डेक्कन अलायंस जीत गया और 5 महीनों तक विजयनगर में जमकर लूटपाट मचाई। लेकिन जब यहाँ रूल करने की बारी आई तो ये सारे सुल्तान आपस में ही लड़ने लगे, जिसका फायदा उठाकर वेल्लोर, शिमोगा और मैसूर जैसे कई ठिकानों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। हालांकि मैसूर के वाडियार्स काफी स्मार्ट निकले और उन्होंने मैसूर को विजयनगर के लेवल पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने आसपास के ठिकानों को जीतकर मैसूर का एक्सपेंशन किया और विजयनगर जैसी ताकत दिखाने के लिए दशहरे का जबरदस्त सेलिब्रेशन शुरू करवाया। इतिहास बताता है कि अब तक दशहरा हम्पी में सेलिब्रेट होता था, जो हरिहर और बुक्का के समय से ही विजयनगर की ग्लोरी दुनिया को दिखाता था। इसीलिए मैसूर में राजा ने विजयनगर से भी बड़ा सेलिब्रेशन करने की ठानी। 9 दिन नवरात्र के साथ दशहरे के दिन को मिलाकर उन्होंने पूरे 10 दिनों का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया। नवरात्र मैसूर के लिए इसलिए भी खास थे क्योंकि यहीं पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। दिलचस्प बात ये थी कि महिषासुर के नाम पर ही इस जगह का नाम मैसूर पड़ा था और तभी से यहाँ माँ चामुंडेश्वरी की पूजा होने लगी। माँ चामुंडेश्वरी मैसूर डायनेस्टी की कुल देवी थीं, जिनकी पूजा से मेले की शुरुआत होती। पूरे 10 दिनों तक यहाँ जश्न चलता और 10वें दिन हाथी पर सवार होकर राजा खुद नगर भ्रमण के लिए निकलते। उनके साथ सोने से सजे हुए हाथियों का पूरा जुलूस निकलता, जिसमें 750 किले के सोने के सिंहासन पर खुद राजा बैठा करते थे। कहते हैं कि ये दुनिया को मैसूर की ताकत दिखाने और विजयनगर की जगह लेने का एक तरीका था, जिसमें राजा वाडियार कामयाब भी हुए। उन्होंने मैसूर को ग्लोरीफाई किया। वो बहुत बड़े कल्चर और आर्ट लवर थे, लेकिन रानी अलमेलम्मा के गहने हड़पने के लिए सेना भेजकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे उनको श्राप मिल गया
और वाडियार रॉयल फैमिली में बच्चे पैदा होने बंद हो गए। हालांकि इसका खामियाजा रॉयल फैमिली को कैसे भुगतना पड़ा ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उस वक्त इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए किंग राज वाडियार ने अपने नेफ्यू चामराज वाडियार को गोद लेकर राजा बना दिया। अब क्योंकि चामराज राजा के असल बेटे नहीं थे, इसलिए उन्हें बेटा हो गया। लेकिन जब ये बेटा यानी कि इमडेराज वाडियार राजा बने तो उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। इस तरह मैसूर रॉयल फैमिली में अल्टरनेट जनरेशन में बच्चे पैदा होने लगे, जिनमें 17th सेंचुरी में राजा बने चित्रदेव वाडियार को मोस्ट ब्रेव किंग माना जाता है। कहते हैं कि उनके बहादुरी से इम्प्रेस होकर खुद औरंगजेब ने उन्हें तलवार तोहफे में दी थी। उन्होंने ही बेंगलोर को मैसूर का हिस्सा बनाया था। अब वो कैसे, इसके पीछे एक अलग कहानी है। इतिहास बताता है कि उन दिनों बेंगलोर छत्रपति शिवाजी के पिता शाहूजी महाराज की जागीर हुआ करती थी, जिसे पाने के लिए शिवाजी और उनके छोटे भाई इकोजी में झगड़ा हो गया। क्योंकि शिवाजी बहुत ताकतवर थे, इसलिए इकोजी ने लड़कर जीतने की बजाय इसे तंजौर राज परिवार को बेचने की ठानी। उन्होंने 3 लाख रुपए में डील साइन भी कर ली, लेकिन ये सौदा हो पाता उससे पहले ही मुगलों ने बेंगलोर पर अटैक कर दिया। अब मुगल बेंगलोर को जीत गए और उन्होंने डील का 3 लाख रुपया लेकर बेंगलोर को तंजौर के हवाले कर दिया। तंजौर से इसे मैसूर ने खरीदा और इस तरह बेंगलोर मैसूर का हिस्सा बन गया। यानी मैसूर लगातार ताकतवर होता जा रहा था। लेकिन यहीं पर अलमेलम्मा के श्राप का असर भी सामने आने लगा, क्योंकि मैसूर के राजा की अपनी कोई संतान नहीं होती और उत्तराधिकारी बनने के लिए राज परिवार के लोग आपस में ही भिड़ने लगते। इस तरह वक्त के साथ साथ मैसूर में सियासी उथल पुथल शुरू हो गई और रॉयल फैमिली की इसी फूट का फायदा उठाया हैदर अली ने। एक वक्त पर वो मैसूर कोर्ट में मिनिस्टर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे मैसूर पर कब्जा कर लिया। उसने वाडियार रॉयल फैमिली को श्रीरंगपट्टनम के महल में कैद कर लिया और 1760 में मैसूर सल्तनत की नींव रखी। कहते हैं कि हैदर अली बेहद कट्टर था और साथ ही एक शार्प एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसकी स्ट्रेटजीज कमाल की हुआ करती थी और ब्रिटिशर्स भी उससे खौफ खाते थे। 1769 में उसने मद्रास पर इतना भयानक अटैक किया कि खुद अंग्रेजों को उससे संधि करनी पड़ी। हैदर ब्रिटिशर्स के बजाय फ्रेंच लोगों को ज्यादा पसंद करता था। उस वक्त में फ्रेंच मैसूर के दोस्त थे, लेकिन मैसूर के पड़ोसी जैसे कि कर्नाटक के नवाब, हैदराबाद के निजाम और मराठों से उसकी दुश्मनी थी। 1782 में हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को मैसूर का राजा बनाया, जिन्हें इतिहास में टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। अब होने को तो टीपू भी अपने पिता की तरह अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन वो भी बेहद कट्टर थे। उन्होंने अपने स्टेट में रहने वाले हिंदुओं और क्रिश्चियंस को इतना टॉर्चर किया कि जनता का साथ उन्हें मिल नहीं पाया। ऊपर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उनकी दुश्मनी पहले से थी और अंग्रेज अब टीपू पर हमला करने के लिए मौका तलाश रहे थे। 1790 में जाकर उन्हें ये मौका मिल भी गया, जब टीपू की सेना ने त्रावणकोर पर हमला किया। उस वक्त त्रावणकोर के राजा थे कार्तिक थिरुनन, जिन्हें हिंदू धर्मशास्त्रों में इतनी दिलचस्पी थी कि उन्हें धर्मराजा भी कहा जाता था। धर्मराजा के पास एक बहुत बड़ा खजाना था, जिस पर टीपू की नजर थी, इसलिए वो मैसूर से एक बहुत बड़ी सेना लेकर त्रावणकोर पर हमला करने निकले। कहते हैं कि उन दिनों टीपू की आर्मी जहां भी जाती, वहां बात सिर्फ जंग तक खत्म नहीं होती। जंग जीतने के बाद वहां मंदिरों को तहस नहस किया जाता, लोगों को लूटा जाता, घरों को जलाया जाता और जनता का जबरदस्ती धर्म बदलवाया जाता। धर्मराजा नहीं चाहते थे कि त्रावणकोर में भी ऐसा हो, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर से मदद मांगी, जिसके बाद शुरू हुआ 3rd एंग्लो मैसूर वॉर और इसी जंग में टीपू हार गए। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने टीपू का आधा राज्य छीन लिया और उधर मदद के बदले धर्मराजा से भी पैसे ले लिए। इस तरह डबल फायदा होने से खुश अंग्रेजों ने अब मैसूर को ही हड़पने की तैयारी शुरू कर दी। हिस्टोरियन जेम्स मिल अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि टीपू सुल्तान के पास जितनी जमीन बची थी, उससे उन्हें 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हर साल आता था, जबकि उस वक्त इंडिया में ब्रिटिशर्स का टोटल रेवेन्यू 90 लाख पाउंड स्टार्लिंग माने कि सिर्फ 9 करोड़ रुपए था। यानी मैसूर बेहद अमीर था और इसी वजह से ये अंग्रेजों को चाहिए था। इसीलिए 6 साल बाद यानी 14 फरवरी 1799 को उन्होंने मैसूर पर दोबारा अटैक किया। इस बार जनरल जॉर्ज हैरिस की लीडरशिप में 40,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने मैसूर पर धावा बोला।
3 महीनों तक उन्होंने टीपू के किले को घेर कर रखा और 3 मई को आखिरकार वो किले को भेदने में कामयाब हो ही गए। अंग्रेजों ने तोप से किले की दीवार पर एक छेद बनाया और वहां से अपने सैनिक अंदर भेजने की ठानी। हालांकि ये खतरनाक हो सकता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उनका सारा राशन खत्म हो चुका था, उनके सैनिक भूख से बेहाल हुए जा रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक प्लान बनाया और टीपू के कमांडर मीर सादिक को अपने साथ मिला लिया। कहते हैं कि टीपू का वफादार कमांडर सईद गफ्फार पहले ही मारा जा चुका था और उनके सैनिकों को भी लंबे वक्त से सैलरी नहीं मिली थी। ऐसे में सादिक ने सैनिकों को पैसे देने के बहाने पीछे बुला लिया और सफेद रुमाल दिखाकर अंग्रेजों को हमला करने का सिग्नल दे दिया। सिग्नल मिलते ही ब्रिटिशर्स किले के अंदर जा घुसे, जिन्हें रोकने के लिए टीपू खुद मैदान में उतरे, लेकिन वो भी ब्रिटिशर्स की गोली का शिकार हो गए और इसी के साथ मैसूर सल्तनत का दी एंड हो गया। जिसके बाद अंग्रेजों ने वाडियार्स को हाउस अरेस्ट से बाहर निकाला और उन्हें मैसूर का राज वापस दे दिया। लेकिन सवाल आता है क्यों? जिस मैसूर को पाने के लिए ब्रिटिशर्स ने इतनी मेहनत की, उसे उन्होंने रॉयल फैमिली को वापस क्यों दे दिया? इसका जवाब जानने के लिए आपको एक और कहानी सुननी होगी। हुआ यूं कि मैसूर से हुई इस जंग में अंग्रेज अकेले नहीं थे। मराठे और निजाम उनके पार्टनर्स थे, जो जीत के बाद मैसूर में अपना हिस्सा मांग रहे थे। लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इन्हें मैसूर का बड़ा हिस्सा मिले, इसलिए उन्होंने चालाकी की। उन्होंने अपना छोटा सा हिस्सा लिया, मराठों और निजाम को थोड़ा थोड़ा हिस्सा देकर खुश कर दिया और बाकी बचा हुआ स्टेट वाडियार रॉयल फैमिली को देकर मैसूर को बना दिया ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट स्टेट, यानी वो रियासत जिसके बाहरी मामले अंग्रेज देखते और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन राजा संभालते थे। इस तरह ब्रिटिशर्स ने इनडायरेक्टली मैसूर पर कब्जा कर लिया और राजा बना दिया वाडियार रॉयल फैमिली के कृष्णराज वाडियार दी थर्ड को। हालांकि कुछ सालों बाद अंग्रेजों ने झांसी और अवध की तरह ही मैसूर पर भी डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश की। कहते हैं कि उस वक्त सर मार्क गबल मैसूर के मैनेजर बने, लेकिन इसी बीच 1857 का रिवोल्ट हो गया। इस क्रांति में बहुत सी रियासतों ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बाद उन्हें समझ आ गया कि रियासतों को खुद कंट्रोल करने के बजाय राजाओं को वफादार बनाकर राज करने में ज्यादा फायदा है। इसीलिए 1880 में उन्होंने वाडियार्स को मैसूर का राज्य लौटा दिया। ये वाडियार्स का गुड लक ही कहें कि पहली बार टीपू सुल्तान से और दूसरी बार ब्रिटिशर्स से उन्हें अपनी रियासत वापस मिली थी। जिसके बाद 1924 में चाम राजेंद्र वाडियार मैसूर के किंग बने और यहीं से दौर शुरू हुआ मैसूर की प्रोग्रेस का। कहते हैं कि चाम राजेंद्र एक बहुत ही प्रोग्रेसिव किंग थे। मैसूर की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ड्यूल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उनका कोर्ट मैसूर से चलता था और प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बेंगलोर से। उन्होंने बेंगलोर में ग्लास हाउस, बेंगलोर पैलेस, ओरिएंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और महाराजा कॉलेज बनवाए। उन्होंने मैसूर पैलेस को रिकंस्ट्रक्ट करवाया। हालांकि उन्हें ऐसा क्यों करवाना पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि 1894 में चामराजा की बड़ी बेटी प्रिंसेस विजय लक्ष्मी की शादी थी। कहते हैं कि जब उनकी बारात आई तो जमकर आतिशबाजी हुई। इसी दौरान एक चिंगारी महल में जा लगी और लकड़ी से बने इस महल ने भयानक आग पकड़ ली। देखते ही देखते पूरा मैसूर पैलेस जलकर राख हो गया, जिसके बाद रॉयल फैमिली को पास के जगमोहन महल में शिफ्ट होना पड़ा और राजा ने इसे रिकंस्ट्रक्ट करवाने की ठानी। उन्होंने फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हेनरी इरविन को मैसूर पैलेस रीडिजाइन करने का जिम्मा दिया। हेनरी ने कोलकाता, हैदराबाद और लखनऊ के महलों को विजिट किया और इनकी ब्यूटी को एक साथ मिक्स करके बनाया मैसूर पैलेस। आज इस पैलेस में 1 लाख से भी ज्यादा बल्ब और 26 बेशकीमती पेंटिंग्स लगी है, जिसमें राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स भी शामिल हैं। लेकिन उस दौर में इसे बनाने में 15 साल लग गए थे। 1912 में जाकर 41 लाख रुपए की लागत से मैसूर पैलेस फिर बना और हर दशहरे पर ये मैसूर किंगडम की रौनक में 4 चांद लगाने लगा। इसके साथ ही मैसूर किंग ने इरिगेशन के लिए डैम बनवाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू करवाया। मैसूर बिजली बनाने वाला देश का पहला राज्य बना, जहां भद्रावती स्टील फैक्ट्री, मैसूर आयरन वर्क्स और मैसूर यूनिवर्सिटी भी वाडियार राजाओं ने ही बनवाई। उन्होंने बेंगलोर को इनोवेशन हब बनाया। उन दिनों मैसूर का चंदन भी दुनिया भर में फेमस था, इसलिए उन्होंने यहाँ सैंडल ऑयल और सोप बनाने की फैक्ट्री लगवाई। इतिहास बताता है कि उस दौर में मैसूर के ये प्रोडक्ट लंदन और न्यूयॉर्क जैसी जगहों पर एक्सपोर्ट होते थे। राजा ने खुद बिजनेस टाइकून
जमशेदजी टाटा को जमीनें दी ताकि वो यहाँ साइंस और आर्ट्स की स्टडीज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकें। इतिहास की माने तो मैसूर के इस डेवलपमेंट के पीछे यहाँ के दीवान रहे सर एम.एन. विश्वेश्वरैया और सर मिर्जा इस्माइल का दिमाग था, जिसकी वजह से खुद गांधी जी ने मैसूर को राम राज्य का टाइटल दिया। इतिहास बताता है कि मैसूर के राजा अपने टाइम से आगे थे। वो जानते थे कि डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या है, इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी रियासत में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत की, जिसमें राज राजा का भी होता था और पार्लियामेंट की तरह लोअर हाउस और अपर हाउस भी हुआ करते थे। इस तरह इन हाउस के मेंबर्स दीवान को रिपोर्ट करते और दीवान रिपोर्ट करते राजा को। कहते हैं कि मैसूर तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखवा रहा था, लेकिन इसी बीच देश की आजादी का ऐलान हो गया और ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर चले गए। जाने से पहले उन्होंने रियासतों के सामने 3 ऑप्शन रखे कि या तो वो भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए या फिर आजाद रहे। हालांकि आजाद रहने के लिए ये जरूरी था कि उस रियासत की आबादी 10 लाख और रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, और मैसूर इन दोनों ही शर्तों को पूरी करता था। कहते हैं कि मैसूर हैदराबाद, कश्मीर, ग्वालियर और बड़ौदा जैसी भारत के 5 सबसे इम्पोर्टेंट रियासतों में से एक था। फिर भी तब के राजा किंग जयचंद्र राज वाडियार ने बिना किसी नानुकुर के मैसूर का विलय भारत में कर दिया। राजा जयचंद्र काफी समझदार और स्कॉलर किस्म के शख्स थे। वो म्यूजिक के शौकीन थे। उन्होंने कई किताबें और कॉम्पोजिशन लिखे थे। सरदार पटेल और नेहरू जैसे इंडियन लीडर से उनकी अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए जिन्ना को उन्हें भड़काने का मौका नहीं मिला। मैसूर की जनता की इच्छा के मुताबिक उन्होंने इसे भारत में मिला दिया, जिसके बाद उन्हें बनाया गया राज प्रमुख यानी कि गवर्नर, और सबसे ज्यादा प्रीवी पर्स भी मैसूर को ही मिलना तय हुआ। उस दौर में मैसूर को 26 लाख रुपए प्रीवी पर्स के तौर पर मिलते थे और हर साल यहाँ उसी तरह शानदार दशहरा सेलिब्रेट होता था। हालांकि 1971 में सरकार ने राजे रजवाड़े खत्म कर दिए और इसी के साथ प्रीवी पर्स सिस्टम भी जाता रहा, लेकिन अगर कुछ नहीं गया तो वो था अलमेलम्मा का श्राप। तभी तो 17वीं सेंचुरी के बाद से वाडियार फैमिली के 6 राजाओं को बच्चे गोद लेने पड़े। राजा नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार को जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने अपने भतीजे जय चामराज को गोद लिया। जय चामराज ने श्रीकांत दत्ता को जन्म दिया, लेकिन श्रीकांत दत्ता पिता नहीं बन सके। तब उनकी पत्नी रानी प्रमोद देवी ने अपने नेफ्यू यदुवीर को गोद लिया और इस तरह 2015 में यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार मैसूर के नए किंग बने। यदुवीर ने शादी की डूंगरपुर रॉयल फैमिली की प्रिंसेस त्रिशाखा से, और जब वो पिता बने तो मीडिया में हर कहीं खबर फैल गई कि रानी अलमेलम्मा का श्राप अब खत्म हो गया है। हालांकि ये सच नहीं था, क्योंकि यदुवीर तो खुद गोद लिए हुए राजा हैं और वाडियार फैमिली में गोद लिए हुए राजा को पहले से बच्चे होते आ रहे हैं। हालांकि साइंस मानता है कि श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती। बच्चा ना होना जेनेटिक प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, लेकिन फिर तल्लकाड़ू का क्या? तल्लकाड़ू जहां एक वक्त पर कावेरी नदी बहती थी, वो आज मिनी डेजर्ट जैसा दिखता है। मालंगी में पानी ही पानी है जहां कावेरी में भंवर बनते हैं। मैसूर रॉयल फैमिली पर अलमेलम्मा का श्राप खत्म हुआ या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मैसूर में रानी अलमेलम्मा की पूजा हमेशा होती रहेगी। मैसूर में दशहरा सेलिब्रेशन भी अलमेलम्मा की पूजा के बिना पूरा नहीं होता। आज भी मैसूर में उतना ही धूमधाम से दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसे कर्नाटक के स्टेट फेस्टिवल का स्टेटस मिल चुका है। इसे लोकल लैंग्वेज में नाडा हब्बा कहते हैं। मैसूर में 10 दिनों तक दशहरे का जश्न चलता है और 10 दिन ये पैलेस 1.5 लाख बल्लबों से जगमगाता रहता है। इसके फ्रंट ग्राउंड में खूब सारी झांकियां सजती है, कल्चरल फेस्टिवल होते हैं और दशहरे के दिन होती है मां चामुंडेश्वरी की पूजा। इसी दिन निकलती है जंबू सवारी, जिसमें 15 हाथियों का काफिला एक साथ निकलता है। ये हाथी सोने से सजे धजे रहते हैं। इसमें सबसे बीच वाले हाथी पर 750 किलो सोने का सिंहासन होता है, जिस पर मां चामुंडेश्वरी की सवारी निकलती है। आजादी से पहले इस तरह राजा नगर भ्रमण पर निकलते थे, लेकिन आजादी के बाद मां चामुंडेश्वरी को इसमें बैठाया जाने लगा। मैसूर के ये जंबू सवारी शानदार म्यूजिक बैंड, डांस ग्रुप, आर्म्ड फोर्सेस, घोड़े और ऊंटों के काफिले के साथ निकलती है, जिसे देखने हर साल 6 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट मैसूर आते हैं। ये अंबा महल से शुरू होकर 5 किलोमीटर दूर बनी मंडप तक जाती है, जहां पहुंचकर पेड़ों की पूजा की जाती है।
माना जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव इन्हीं पेड़ों में अपने हथियार छिपाते थे। दिलचस्प बात यह भी है कि मैसूर के दशहरा फेस्टिवल में ना रामलीला होती, ना ही रावण दहन होता, फिर भी इसे दुनिया भर से लाखों लोग देखने आते हैं। वहीं बात करें मैसूर रॉयल फैमिली की, तो ये आज भी मैसूर में ही रहते हैं। यहाँ के राजा यदुवीर मैसूर के सिटिंग एमपी है। वहीं मैसूर रॉयल फैमिली 80,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ रखती है। मैसूर की शान मैसूर पैलेस संडे और गैजेटेड हॉलीडेज पर भी जगमगाता रहता है और इसमें बनी आर्ट गैलरी मैसूर के इतिहास की कहानी कहती है। यहाँ एक म्यूजियम भी है जिसमें रॉयल फैमिली से जुड़ी कई यादें हैं और पैलेस में है कई पेंटिंग्स, जिनमें सबसे फेमस है लेडी विद द लैम्प। वहीं हम्पी की बात करें तो आज ये छोटा सा खूबसूरत टाउन है जो अपने वर्ल्ड क्लास मॉन्यूमेंट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यूनेस्को ने हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है, जो विजयनगर साम्राज्य की याद दिलाता है। वहीं मैसूर में रॉयल फैमिली ने अपने कल्चर को सहेजे रखा है। ये लोग आज भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और दशहरा फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हैं। शाप की कहानी के कारण ये हमेशा लोगों के लिए इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बने रहते हैं, लेकिन इस श्राप का असर खत्म हुआ या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, मैसूर की कहानी हम लेकर आए थे दशहरे के मौके पर खास, लेकिन इतिहास के पिटारे में ग्वालियर के सिंधियास, नागपुर के भोसले और सतारा के पेशवाओं की कहानी और भी है। ये कहानियां भी हम आपके लिए लेकर आएंगे अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये बताना होगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए फेसबुक पर और ट्रैवल स्टोरीज के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।